सर आपने रिसेंटली एक खत लिखा है जो आपके बानी कारकुनान थे उनको, क्या वजह है सर, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? ये हमारी जमात जो है ये इस वक्त टोटली इस हाईजैक हो चुकी है। और ये जो हाईजैकर्स हैं इनका पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है। बैरिस्टर गौहर आप देख लें, सलमान अकरम राजा देख लें, आपने कहा वकला का कब्जा है, तो ये लोग कहीं बाहर से तो नहीं आए या खुद तो नहीं आए, तो इमरान खान के नॉमिनेटेड लोग हैं सर। फिर सुप्रीम कोर्ट में हमने साबित किया कि हम फाउंडिंग मेंबर भी हैं और पार्टी के शुरू के जो हमने 1997 का इलेक्शन भी लड़ा और तमाम दस्तावेजी सबूत दिए। ये कुछ भी नहीं आप पेश कर सके। पिशावर जो है वो 1000 शहरी इकोनॉमिस्ट ने सर्वे की, उसमें 800 पता नहीं 80 नंबर पे क्यों आता है। लाहौर कदरे बेहतर है, 20 शहर जरा बेहतर होगा। क्या आपके ख्याल में जो इमरान खान की बहनें हैं जिस तरह के ये बयानात देती हैं, क्या ये पार्टी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे? इस हद तक तो बात समझ में आती है कि उनका भाई जेल में है, उनको परेशानी है। परेशानी होती है, मुश्किलात है। और ये कोई नहीं कह सकता कि ये आसान वक्त है, लेकिन उनका सियासत में कोई काम नहीं। एंडेवर में हम कामयाब हो गए और इंटर पार्टी इलेक्शन करा दिए तो फिर हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और कहेंगे ये है जेन्युइन पीटीआई। कि ये कैसे जमहूरियत के अलमबरदार हैं जो अपनी जमात में जमहूरियत बर्दाश्त नहीं करते हैं और पाकिस्तान में जमहूरियत के अलमबरदार बनते हैं और फिर डिलीवर भी नहीं करते हैं। ये सब कुछ कर चुकी है पीटीआई, लेकिन इमरान खान की रिहाई नहीं हो सक रही। आपके ख्याल में सर क्या फॉर्मूला है इमरान खान की रिहाई का? पीटीआई अगर जिस तौर तरीके पे चल रही है, मुझे खतरा है कि पीटीआई पे पाबंदी लग सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं बिलाल अब्बासी। आज हमारे मेहमान पीटीआई के बानी कारकुन और रहनुमा अकबर एस बाबर साहब। सर बहुत शुक्रिया वी न्यूज़ को टाइम देने के लिए सर। सर ये ज़रा बताइएगा सर, आपने रिसेंटली एक ख़त लिखा है जो आपके बानी कारकुनान थे उनको, क्या वजह है सर, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया। दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त आ, ये मुख्तलिफ मरहलों में इसको एक्सप्लॉयट किया गया। इस पे तरह तरह के जो ग्रुप्स हैं उनके कब्जा हुआ। उजरती सियासतदान थे, एटीएम मशीनें थी, अब वकला का कब्जा है। और ये चूंकि मैं जमात बनाने वाले में हूँ और उन चंद लोगों में हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल इस जमात को दिए, और मेरे जैसे और बहुत से कारकुन हैं जो इस वक्त आपको नजर नहीं आते लेकिन वो मायूस अपने घरों में बैठे हैं और वो देख रहे हैं कि उनकी बनाई हुई एक जमात जिसका एक बहुत बड़ा मकसद था, और वो जमात जो है वो तबाही के दहाने पे है। उसकी कोई कानूनी हैसियत जो है वो मखदूश हो चुकी है। उसको आइन और कानून के दायरे में लाना है, उसकी मेन स्ट्रीमिंग करनी है ताकि वो खुल के सियासत में हिस्सा ले सके, जमहूरियत का हिस्सा बन सके और जिस मकसद के लिए बनाई गई थी उस मकसद को हम हासिल करने के उस सफर पे दोबारा आगाज कर सके। क्योंकि ये हमारी जमात जो है ये इस वक्त टोटली इस हाईजैक हो चुकी है। और ये जो हाईजैकर्स हैं इनका पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने मुख्तलिफ ओहदे आपस में बांटे हुए हैं, मुकम्मल गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन जेन्युइन हो ना जाए ये जमात के जितने ओहदे इनकी कोई हैसियत नहीं। और मैं मीडिया से आपके तवज्जो से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए जहां आप आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं तो मीडिया को भी चाहिए कि एक आईनी इदारा जिसकी जिम्मेदारी है कि सियासी जमातों को रेगुलेट करे, जब वो कहता है कि ये ओहदे जो है ये गैर कानूनी है, तो आप उन ओहदों की प्रचार क्यों करते हैं? क्योंकि आप फिर इस अरेंजमेंट को एक किस्म की सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके दरमियान में रुकावट क्या है? ये अक्टूबर 2024 से स्टे ऑर्डर लेके बैठे हुए हैं लाहौर हाईकोर्ट से कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन इन्होंने ताजा तरीन कराया था मार्च 2024 को, जिसको मैंने फिर चैलेंज किया, तो उसको इन्होंने इलेक्शन कमीशन में हमारी 22 अप्रैल 2024 को डिटेल्ड हियरिंग भी हो गई। सबने अपने अपने मौकफ भी पेश कर दिए, इन्होंने भी अपने मौकफ पेश कर दिए। अब इस खौफ से कि ये फैसला फिर इनके खिलाफ आएगा और इनको मजबूर होंगे कि ये पार्टी में इलेक्शन कराए इंट्रा पार्टी, जिसमें जो वर्कर है, जो असली वर्कर है, जो मालिक है, ये पार्टी जो है वर्कर्स की अमानत है, इसको वापस उनको देना है। इस खौफ से उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया और इलेक्शन कमीशन पे पाबंदी आयद कर दी कि आप इस केस का फैसला अनाउंस ना करें। आप अंदाजा लगाइए कि इतना अरसा गुजर चुका है, 1.5 साल से ज्यादा हो गया, तो ये स्टे क्यों नहीं वेकेट करते?
ये क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन का फैसला आने देते? और ये फैसला अगर इनके हक में नहीं आता तो एक जेन्युइन इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराना चाहते? तो हम लोग जो है, हम जिन्होंने ये जमात बनाई है, अब हमने फैसला किया है कि हम इस जमात को बचाएंगे। हम इसके लिए कोशिश करेंगे कि हम मुनज़्ज़िम होकर जेन्युइन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। हम पार्टी में खुद एहतसाबी लेके आएंगे। हम पार्टी में जो कब्जा माफिया है इससे पार्टी के को जान छुड़ाएंगे, पार्टी को आजाद कराएंगे और अपने जो जो बुनियादी हमारा सियासी मकसद था जिसके लिए जमात बनी थी, उस सफर का दोबारा आगाज करेंगे। इसलिए इस तहरीक का हमने नाम रखा है तजदीद अहद। ये एक तहरीक है जो पीटीआई के अंदर अब शुरू हुई है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसमें अल्लाह बरकत डालेगा। तो सर ये आपने दो बड़ी अहम बातें की सर। ये जो आपने पार्टी हाईजैकर्स का नाम लिया सर, ये तो सब वो लोग हैं जिनको इमरान खान ने खुद नॉमिनेट किया है। बैरिस्टर गौहर आप देख लें, सलमान अकरम राजा देख लें, आपने कहा वकला का कब्जा है, तो ये लोग कहीं बाहर से तो नहीं आए या खुद तो नहीं आए, तो इमरान खान के नॉमिनेटेड लोग हैं सर। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन में फाउंडिंग चेयरमैन का कोई किरदार नहीं है, कहीं कोई जिक्र नहीं है, उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है। और हमने ये जो जमात बनाई थी, हमने जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसमें जो पार्टी के चेयरमैन है वो 2 टर्म्स के बाद तीसरी टर्म पे इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता था। ये तो उसकी बाद की जो सियासत बदली, जो करवटें बदली। देखिए, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि जो फाउंडिंग चेयरमैन थे उनका एक अपना मकाम है, फाउंडिंग चेयरमैन थे, वो मकाम उनसे कोई नहीं ले सकता। जिस तरह मैं पार्टी का फाउंडिंग प्रेसिडेंट था, बलूचिस्तान का फाउंडिंग मेंबर हूँ, और मैं शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाहिद फाउंडिंग मेंबर हूँ जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रेटिफाई किया, क्योंकि ये लोग चैलेंज करते थे। ये मुझसे इतने खाइफ क्यों है? ये मुझे आखिरी वक्त तक ये सुप्रीम कोर्ट में भी कहते थे जी ये मेंबर नहीं है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में हमने साबित किया कि हम फाउंडिंग मेंबर भी हैं, और पार्टी के शुरू के जो हमने 1997 का इलेक्शन भी लड़ा और तमाम दस्तावेजी सबूत दिए, ये कुछ भी नहीं आप पेश कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि आई एम नॉट ओनली अ फाउंडिंग मेंबर बट आई एम ऑल्सो अ मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो हमने अपने आइन को फॉलो करना है। हमने, देखिए, कोताहियां गलतियां जो हुई हैं, आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इर्तिकाई अमल में चली और जब लोगों की सपोर्ट आई, तो ये जो सब लोग थे जिनकी मैं निशानदेही करता था, इनको किसने अपॉइंट किया था? चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में थे या डिफरेंट ओहदों पे थे, जिनको ओहदे दिए गए, जिनको बांटा गया, जब इकतदार मिला तो ये किस किस्म की लीडरशिप आई जो अवाम पे मुसरत हुई? इसने तो पार्टी के नजरिए को, पार्टी के जो तमाम अकायद थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया। तो जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी ना। हमारा मकसद तो ये नहीं था कि इस किस्म के लोग जो है वो इकतदार में आ जाएं। आप जरा पीछे तारीख तो देखिए। हमने नई तारीख रकम की है करप्शन में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इकतदार में आए हैं। ऐसे ऐसे लोग आए जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था। तो जो पीटीआई बनाने वाले वर्कर हैं, जिन्होंने इस पे जिंदगी अपनी दी, वफ किया, हमारा मकसद है एक जमहूरी जमात बने। और ये पाकिस्तान का अलमिया है। देखिए, जो हम जो करने निकले हैं वो क्यों? क्योंकि पीटीआई वाज मेंट टू बी अ रोल मॉडल फॉर पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। अगर हमने अपनी जमात में एहतसाब ले आए, हम अपनी जमात में जमहूरियत ले आए, हम अपनी जमात में कानून कायदा ले आए, तो ये दूसरी जमातों की मजबूरी बन जाएगी और जमहूरियत इसी तरह आएगी। आज के दिन आपका, जिस दिन में ये इंटरव्यू हो रहा है, बरतानिया में पिछले 10 सालों में 7वां वजीर आजम हल्फ ले रहा है। क्यों हल्फ ले रहा है? 400 से ज्यादा उनकी पार्टी के मेंबरान हैं, 550 में से ह्यूज मेजोरिटी है। उनकी अपनी जमात ने अपने वजीर आजम को बदला। इससे पहले 5 और वजीर आजम बदल चुके हैं जो अभी हालिया तारीख में, जो अपनी जमात की पार्लिमानी जमात ने बदले। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई एक लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उसकी अपनी पार्लिमानी जमात ने जमहूरी तरीके से बदला? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन अपॉइंट करता है? जेल से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है जिसमें मुद्दई ये खुद थे कि जो शख्स सजा याफ्ता है वो सियासत नहीं कर सकता। हमने उसी बुनियाद पर उनको चैलेंज भी किया हुआ है। वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में मैटर जो है वो अभी पेंडिंग है। मकसद कहने का ये है कि अगर आपने अंग्रेजों की एक विरासत छोड़ी हुई थी जमहूरियत की, तो या तो उसको अपनाएं, उस पर अमल करें। यहाँ पे एक शख्स जमात बनाता है, उसके बाद वो उस जमात का मालिक हो जाता है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, यानी वो विरासत बन जाती है जमात। तो जमहूरियत कहाँ गई? तो अगर आपको पाकिस्तान में आपने वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करना है, तो फिर तमाम डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को फॉलो करें। तभी आपके पास ऐसी लीडरशिप आएगी। मुझे ये बताइए कि सिंध में
आप कहते हैं ना 18 साल, ये 2000 कब से ये हुकूमत में है, तो वहां तो जमहूरियत है ना, वहां फॉर्म 45 47 तो नहीं है। केपी में 2013 से जमहूरियत है। तो सिंध का जो दारुल खुलाफा कराची है, वो दुनिया का बदतरीन शहरों में क्यों आता है? पिशावर जो है वो 1000 शहरी इकोनॉमिस्ट ने सर्वे की, उसमें 800 पता नहीं 80 नंबर पे क्यों आता है? लाहौर कदरे बेहतर है, 20 शहर जरा बेहतर होगा। पाकिस्तान में ये कैसी जमहूरियत है कि जो हुक्मरान जो है वो खुशहाल होता है और अवाम बदहाल होते हैं? मुझे एक हुक्मरान की मिसाल दे दे जो इक्तदार में आने के बाद उसके पास जो वेल्थ है, जो उसके असासे हैं, वो कम हुए हों, 1000 गुना बढ़ जाते हैं। मैं सब कुछ जानता हूं। सर तो ये ये जमहूरियत नहीं है। सर ये भी जरा बताइए कि सर आपने एक और भी बड़ा इशू रेज किया था कि जो पार्टी के जो हालात हो चुके हैं, सर आपके ख्याल में जो पार्टी पीटीआई के जो हालात अभी इस वक्त हैं, जो पाबंदियां हैं और जो भी है, इसमें इमरान खान का किरदार ज्यादा है या पार्टी जो कारकुन है या जो रहनुमा है उनका किरदार ज्यादा है? देखिए, ये जो पार्टी में इस वक्त जो लोग हैं, जो पार्टी पे काबिज हैं, जो कब्जा ग्रुप है, अ, इन्होंने इस जमात से फायदा उठाना था। इनकी इस जमात से कोई हमदर्दी नहीं है। ये कल उठ के चले जाएंगे, और ये हो चुका है पहले। आपने देखा था कि जब मैं इंटर पार्टी इलेक्शन कर रहा था और मैं जो दलाइल के साथ बात करता था, तो मुझ पे क्या क्या इन्होंने कीचड़ उछाला, क्या क्या इल्जाम लगाए। आज वो सारे कहाँ हैं? मुझे कहते थे कि ये इजी लोड है, वो सारे के सारे खुद डाउनलोड होके चले गए पार्टी से। तो हम्म। ये मफाद परस्तों का टोला है, ये वेव्स है आती जाती, क्योंकि जमात जो है इदारा नहीं बन सकी। जमात जो है जमहूरी एक जमात नहीं बन सकी। इसमें जो इख्तियारात हैं वो सिर्फ एक शख्स के हाथ में चले गए, और ये 2013 के बाद हुआ। उसमें इंडोक्ट्रिनेशन हुई, लोगों की इंडोक्ट्रिनेशन की गई। अब लोग सिर्फ वोट बैंक को देखते हैं और जो हुक्म आता है उस पर चलते हैं। कोई कानून कायदा नहीं रहा। पार्टी का आइन मैंने आपके सामने बता दिया, उसकी कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान के आइन की कोई अहमियत नहीं है। ये जब चाहे जो चाहे करना चाहते हैं, सिर्फ इक्तदार के लिए। तो ये पूरी की पूरी सियासत जो है, इसको हमने तब्दील करना है और इब्तदा अपने पार्टी से करनी है। और अब जो हालात जिस हद तक पहुंच चुके हैं, जिस नहज तक पहुंच चुके हैं, अब ये वक्त की जरूरत है। और यकीन कीजिए कि मैं, जो अभी इब्तदाई मेरी मुलाकातें हुई है, तो मैं अपनी तवक्को से बहुत ज्यादा मुझे रिस्पांस मिला है पीटीआई के। और आप देखिएगा कि मेरे साथ ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जो ये फसली बटेरे जो आए या गए और जो आज दर्द भी बनते हैं, इनमें से कई ऐसे जो पीटीआई को बर्बाद करने में उनका बड़ा हिस्सा है। कहते थे हम तेरे बाप से भी लेंगे आजादी, आज पीटीआई के हमदर्द बने बैठे हैं। इन्होंने मिल के, तो आपका जो सवाल है कि देखिए, जब एक ऐसा टोला जो सिर्फ खुशनुदी के लिए, ताकि उनको सीटें मिल जाएं, ओहदे मिल जाएं, मिनिस्ट्रियां मिल जाएं, वो फिर हर बात पे चलते हैं साथ। वो फिर, मैं पार्टी में जब बानी था और जब 10 15 साल मैं मीडिया को मैनेज करता था और पार्टी के फाउंडिंग चेयरमैन के बहुत करीब था, तो बीसियों ऐसे मौके आते थे जहां हम रुकावट बनते थे, जहां हम कहते थे नहीं ये नहीं हो सकता, ये पीटीआई के असूल के खिलाफ है, ये हमारे आइन के खिलाफ है। हमने चैलेंज किया। हमने जब जनाब मुशर्रफ के रेफरेंडम हो रहा था जिसमें वो हिमायत करने निकले, हमने मुखालफत की, मैंने मुखालफत की, हामिद खान ने मुखालफत की, मेराज मोहम्मद खान ने मुखालफत की। हम डट जाते थे। और फिर उसके बाद में फिर वो कोर्स करेक्शन होता था। वो तो माहौल ही खत्म हो गया ना, खुद इंतसामी तो खत्म हो गई। यहाँ तो भाग दौड़ लग गई। सबने ये खुशनुदी हासिल करनी थी एक शख्स की, और सब उसके ताबे हो गए, और वहां एक बादशाह का निजाम बन गया। तो जमात इसी वास्ते आज इस बंद गली में खड़ी है। अगर जमात को दोबारा ऑर्गेनाइज किया गया, कानून कायदे के मुताबिक मेन स्ट्रीमिंग की गई, पाकिस्तान के आइन और कानून की इज्जत की गई, उस पर फॉलो किया गया, तो मुझे कोई शक नहीं है कि हमारे लिए सियासत में दोबारा रास्ते खुल जाएंगे। और उसमें सबका भला है, और सबका सबके लिए रास्ते खुलेंगे, ऊपर से अच्छा, लेके नीचे तक, जमात के ये लिए। ये भी बताइएगा सर, इमरान खान की बहन है नौरीन नियाजी, उन्होंने एक बड़ा खतरनाक बयान दिया है सर। क्या आपके ख्याल में जो इमरान खान की बहनें हैं जिस तरह के ये बयानात देती हैं, क्या ये पार्टी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे? देखिए, आपने खुद ही बयान कर दिया कि खतरनाक बयान दिया। अगर आप देखिए कि जब से इमरान खान जेल में है, तो मैं ज्यादा सियासत और पार्टी के जो और मामलात हैं उस पर फोकस करता हूँ, क्योंकि मेरे अपने कुछ असूल है कि एक शख्स जो बहुत मुश्किलात में हो, तो फिर उसको इस अंदाज में टेक ऑन करना, जिस तरह ये वजीर आजम था,
मैं फ्रंटल इसको चैलेंज करता था, इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर चैलेंज करता था, मीडिया में चैलेंज करता था और बड़ी सख्त तनकीद करता था। अब बहनें जो है उनका इस हद तक तो बात समझ में आती है कि उनका भाई जेल में है, उनको परेशानी है, परेशानी होती है, मुश्किलात है, और ये कोई नहीं कह सकता कि आसान वक्त है, लेकिन उनका सियासत में कोई काम नहीं। दे हैव नो बिजनेस इन पीटीआई पॉलिटिक्स। एंड ये जो बातें वो कर रही हैं ये टोटली डिस्ट्रक्टिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। यानी मोदी जैसे शख्स की हिमायत करना और तारीफी कलमात अदा करना, जिसने मुसलमानों का, यानी सारी दुनिया कहती है कि गुजरात में उसने कत्लेआम किया, जो पाकिस्तान का अजली दुश्मन है, जो आज पाकिस्तान में ये जो प्रॉक्सी वॉर हो रही है, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा है, या और जगहों पे है। हाँ, हम गवर्नेंस के जिम्मेदार हैं, हमने अपनी गवर्नेंस को ठीक नहीं किया, हम भी इसमें जिम्मेदार है कि हमें भी इन चैलेंजेस का भरपूर मुकाबला हमने नहीं किया, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में करना होता है। लेकिन आप कैसे अपने अजली दुश्मन के हक में ये कलमात कहेंगे? आपने तो पूरे हमारा जो बुनियादी असास था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आपने तो उसको खतरे में डाल दिया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हुब्बुल वतन जमात बनी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब ये एटमी धमाके हुए थे, हमने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से करारदाद पास की थी कि ये धमाके होने चाहिए, अभी धमाके नहीं हुए थे। हम तो पहले दिन से पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, अंदरूनी भी और बैरूनी भी। तो ये कैसे पाकिस्तान के दुश्मन के ऐसे के हक में ऐसे बयान देते हैं? ये इंतहाई डेस्परेट बयान है। इनको सियासत में किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी चाहिए। बाकी उनकी जो हमदर्दियां हैं, जो मसाइल हैं, वो समझ में आते हैं, ठीक है, वो वक्त है, वक्त गुजर जाता है, मुश्किलात भी गुजर जाती है। अच्छा लेकिन सर, आप आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप सर थोड़ा सा ज़रा पार्टी के जो माली बेज़ाब्तगियों का था केस, फिर फॉरेन फंडिंग का मामला आया, इस सारे मामलात में सर आप अदालत भी गए, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई ख़ास आपके ख्याल में आपको जो मकासद थे पूरे हुए हैं? कोई जो आप बताना चाहते थे आवाम को वो आवाम तक पहुंच सका है सर अभी, या अभी भी कुछ छुपा हुआ है? देखिए हमारा अलमिया है कि मैंने तो एक इंफरादी हैसियत से, और चंद हमारे साथी थे, मैंने 8 साल लगाए फॉर्म फंडिंग केस में। और तमाम दुनिया कहती थी कि यहाँ आपको कोई फैसला नहीं मिलेगा, लेकिन मैं यही कहता था कि हमारे इदारे, मैं इनको बदनाम नहीं करूंगा, मैं इन्हीं इदारों से इंसाफ लेके दूंगा। तो 2 अगस्त 2022 को फैसला भी आ गया, 70 सफ़ों का फैसला है। उसमें तमाम माली बेजाब्तियां जो है वो साबित हो गई। अगर ये यूरोप में किसी मुल्क में होता तो पीटीआई की टॉप लीडरशिप सिर्फ इसी केस की बुनियाद पे वो आज सजा याफ्ता होती। फ्रांस में उनकी जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है, उनपे भी बेजाब्ती थी, उनपे उन्होंने फैसला सुनाया और पाबंदी लगा दी। रोमेनिया में 2 टॉप मोस्ट पॉपुलर लीडर्स, बेजाब्तियां हुई, उनके इलेक्शन में सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंस हुआ रशिया की तरफ से, उन पे पाबंदी लग गई। तो ये जो अगला मरहला था, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, ये हमारी रियासत की जिम्मेदारी थी, ये हमारे मुल्क की जिम्मेदारी थी जो इक्तदार में थे। आज भी ये उनकी जिम्मेदारी है। केस चल रहे हैं, हियरिंग होती है, पोस्टपोन हो जाती है लोगों के। ये ये जो आप अब जिस तरफ मुझे लेके जा रहे हैं, देखिए ये स्टेट जो है उसको रेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो वियतनाम की जब जंग हो रही थी 60s एंड 70s में, तो साउथ वियतनाम का एक प्रेसिडेंट था और वो अमेरिका का इत्तेहादी था। तो जब लेकिन वहाँ करप्शन बहुत थी। तो जब सदर जॉनसन से पूछा कि जी ये जो है ये बहुत ही करप्ट है और ये साउथ वियतनाम को मैनेज नहीं कर पा रहा और वहां पे इंसर्जेंसी बढ़ती जा रही है, तो उसने बड़े सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए। उसने कहा ही इज एसओबी, बट ही इज आर एसओबी। हमारी रियासत को अब ये तय करना होगा कि हमें ऑनेस्ट, कॉम्पिटेंट और इंटेग्रिटी वाले लोग चाहिए निजाम चलाने के लिए, या वो लोग चाहिए जो हर लिहाज से करप्ट है, इनकॉम्पिटेंट है, उनकी कोई अहलियत नहीं है, लेकिन चूंकि वो प्लायबल है, वो आपकी उंगलियों पे, जो कहते हैं ना कि सिस्टम की उंगलियों पे नाचते हैं, ऐसे ये लोग आपको डिलीवर नहीं कर सकते। और इनकी बारियां लगी हुई हैं, और ये जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो फिर रोते हैं, फिर पीटते हैं। जिस तरह के आजकल आप बयान सुन रहे हैं कि शहीदों की तस्दीक की जा रही है, क्यों की जा रही है? इस वजह से कि इक़्तिदार नहीं मिला।
जब इक़्तिदार मिलता है तो ये कहते हैं हमारे पास आइन भी हमारे मुल्क में कायम है, कानून भी कायम है, जमहूरियत भी है, इक़्तिदार इनसे ले लो। तो ये पाकिस्तान की बेखुनी के हद तक चले जाते हैं। तो इसलिए कि आपने अपने सियासी निज़ाम में जमहूरी सियासी जमातें कायम करने में नाकाम रहे हैं, जो कि आपका कानून कहता है होना चाहिए, जो कि आप कर सकते हैं। फंडिंग के कवानीन लागू कर सकते हैं तमाम जमातों पे। ये तो 2-3 महीने का काम है। आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन के जेर कंट्रोल ला सकते हैं तमाम बड़ी जमातों के, ताकि ये बादशाहतें खत्म हो। आप जेन्युइन लीडरशिप को आगे ला सकते हैं। आप एटम बम बना सकते हैं। आपने भारत को शिकस्त दी। आपकी एयरफोर्स ने पाकिस्तान की और भारत की तारीख में पहली दफा भारत की जो एयरफोर्स थी 2 दिन के लिए ग्राउंड होगी। यानी पाकिस्तान एयरफोर्स की परफॉर्मेंस देखे, क्या परफॉर्मेंस थी, उसके पीछे क्या राज था। वहां कॉम्पिटेंस थी, वहां मेरिट थी। उन्होंने प्रोफेशनली ट्रेन थे। उन्होंने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को पहली रात में शिकस्त दे दी कि 2 दिन इंडियन एयरफोर्स वाज ग्राउंडेड। ये कॉम्पिटेंस का लेवल होता है। आपने अपनी सियासत में कॉम्पिटेंस लाना है, पीपल ऑफ इंटेग्रिटी को लाना है। ये वो फंडामेंटल रिफॉर्म्स हैं जो आपने निजाम में करने हैं अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। वरना हमारे मसाइल दिन ब दिन ये बढ़ते जाएंगे और एनगल्फ करते जाएंगे। और ये मेरी जो पीटीआई को बहाली की जो 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 कोशिश है, उसका मकसद भी यही है कि अब वक्त आ गया कि हम सियासत में बुनियादी रिफॉर्म्स करें, जिससे अच्छे, काबिल, बाएतमाद, बासलाहियत और बाकिरदार लोग लीडरशिप रोल में आ सके। अच्छा सर, ये बताइएगा, जो आप पीटीआई की बहाली की बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में कितना वक्त लग सकता है पीटीआई को मुकम्मल तौर पर बहाल करने के लिए, और जैसा आप चाहते हैं वैसा होने में कितना वक्त दरकार है? देखिए, ये तो वर्कर्स पे है कि क्या रिस्पांस देते हैं। अगर तो ये मामला चलता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप टाइमलाइन नहीं दे सकते, लेकिन अगर ये मामला चलता है और अच्छी रिस्पांस मिलती है और हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो फिर हमारा मकसद यही है कि एट द एंड ऑफ द डे हम कोई कन्वेंशन भी करेंगे और फिर जाहिर है पार्टी के अंदर एक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस मुनक्कद करने की कोशिश भी करेंगे जो बिल्कुल शफाफ हो। तो अगर ऐसी एंडेवर में हम कामयाब हो गए और इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दिए, तो फिर हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और कहेंगे ये है जेन्युइन पीटीआई, ये हमने इलेक्शन कराए हैं, ये कागजात हैं, ये सबूत है, ये एक हमने किसी किस्म की कोई धांधली नहीं की, हमने किसी किस्म की अपनी मर्जी की क्यादत मुसल्लत नहीं की। जेन्युइन राइटफुल ओनर्स ऑफ पीटीआई जो थे, उनको हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए ये पार्टी हवाले की है। इसको आप अब एक्सेप्ट करें, रिकग्नाइज करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पार्टी का जो इंतखाबी निशान है बल्ला, ये भी वापस आ सकता है और इसके ऊपर जो दुश्वारियां हैं, रुकावटें हैं, वो खत्म हो सकती हैं। क्योंकि जेन्युइन लीडरशिप आएगी, वो जेन्युइन पाकिस्तान के लिए काम करेगी। वो वो सिर्फ इक्तदार के लिए या किसी एक ये चंद अशखास के लिए पाकिस्तान को दाव पे नहीं लगाए। सर, आपके ख्याल में पीटीआई इमरान खान के अलावा कौन चला सकता है सर? पीटीआई के वर्कर चलाएंगे। जब 2012-13 में इंटर पार्टी इलेक्शन पहला होने की कोशिश हमने की थी, तो उसमें भी खामियां थी, खराबियां थी, लेकिन उस वक्त पार्टी जिंदा थी। उस वक्त पार्टी में बादशाहत नहीं थी, क्योंकि हमारी तरबियत थी, हमने वर्कर को एम्पावर किया था। 84 के करीब जो कानूनी पिटिशंस हैं, एफिडेविट्स हैं, लीगली वो वर्कर्स ने फाइल किए जस्टिस वजी के सामने, जो उस वक्त इस इलेक्शन के रिव्यू कमीशन बना था। 84 लोगों ने पूरे पाकिस्तान से कहा जी इसमें यहां धांधली हुई, यहाँ धांधली हुई, यहाँ धांधली हुई, इसलिए कि पार्टी जिंदा थी। आज ये अंधी तकलीद की जमात बन चुकी है, जिसमें एक शख्स का कमांड है और बाकी अंधी तकलीद में, इसीलिए वो कुएं में गिरे हैं। तो हम जहां तक फाउंडिंग चेयरमैन का है मामला, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि वो एक फाउंडिंग चेयरमैन है, उनका अपना एक मकाम है। मुझे ये बताइए कि जो रोल मॉडल पॉलिटिकली जिसको मुझे नजर आता है सबसे अच्छा इस मामले में हालिया तारीख में, दो, एक ली क्वान है सिंगापुर के और एक डेंग सियाओपिंग। डेंग सियाओपिंग को 3 दफा उनकी अपनी जमात में उस वक्त की जो लीडरशिप थी उनसे इख्तलाफात थे। उन्होंने कहा ये चीन सही रास्ते पे नहीं चल रहा और उनको डिसग्रेस किया गया डेंग सियाओपिंग को। एट द एज ऑफ 72, 72 साल का, कम्युनिस्ट पार्टी के वो सेक्रेटरी जनरल बने। उन्होंने और पीपल्स उनकी लिबरेशन आर्मी थी, मिलके ऐसा रिफॉर्म पैकेज शुरू किया कि वो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना बन गया। आज चाइना जो है, अगर नजर नहीं आ रहा, वो सुपर पावर बन चुका है।
उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसकी जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है, उसकी जो मिलिट्री prowess है, वो बहुत तेजी से आगे जा रही है। वो स्टेल्थ जो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है 400 के करीब साल में पैदा कर सकते हैं, अमेरिका 50 नहीं बना सकता। तो ये क्या हुआ, ये क्या किया डेंग सियाओपिंग ने, क्या किया एट द एज ऑफ 72? उसने अपने सिस्टम के अंदर मेरिट लेके आया, कम्युनिस्ट पार्टी में मेरिट लेके आया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, मॉडल बनाए, उसको रिफॉर्म किया। उससे चाइना की इकोनॉमी चल पड़ी, 7-8% ग्रोथ रेट पे आज भी चीन में करप्शन है, बैंक के सदूर को एक्सिक्यूट किया जाता है। अभी 3 दिन पहले एक बड़े सीनियर एहलकार थे, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई। 2012 से जो मौजूदा सदर है कि 50 लाख लोगों के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी हो चुकी है। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में कोई एक बासर शख्स है जो करप्शन के हवाले से मंतकी अंजाम तक पहुंचा हो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया होगा हाँ इस पे ये करप्शन की चार्जेस सही है? सब निकल आते हैं और फिर बाहर निकल के कहते हैं कि जी हम सुरखरू हो गए। यही कहते हैं ना, सुरखरू हो गए। अवाम को कहते हैं कि जी हम तो अदालत की भट्टी से गुजर गए, हम सुरखरू हो गए। तो क्या इसका मतलब है पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन निचले लेवल पे? क्या हमें जो बिगाड़ने वाले हैं ये सारे ऊपर नहीं बैठे हुए? क्या जब पेट्रोल की कीमत जब ऊपर जाती है नीचे जाती है, अरबों रुपए का टीका कौन किसको लगाता है? मुझे ये बताइए ना कि हमारी जो 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 शहर है, हमारे जो सूबे हैं, इनकी ये बदहाली कैसी? कौन सा मुल्क है जिसमें जमहूरियत है और अवाम बदहाल है और हुक्मरान खुशहाल है? मैं पहले भी कह चुका हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ ये एक नाटक रचाया हुआ है जमहूरियत के नाम पे। कोई मेरिट नहीं है, कोई कॉम्पिटेंस नहीं है, बादशाहते हैं और कहते हैं और ये जमहूरियत के अलमबरदार बनते हैं। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इनके घरों में जमहूरियत छोड़ेंगे। इनके घरों में जब जमहूरियत छोड़ेंगे तो फिर ये इनको पता चलेगा जमहूरियत होती क्या है। ये तो मुफ्त के बैठे हुए हैं। दुनिया में इलेक्शन होते हैं, पार्टी जो जीतती है वो इक़्तिदार में आती है, हारती है उसकी लीडरशिप चेंज होती है। पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ है? कोई एक मिसाल तो देना। मैंने इस इलेक्शन से पहले फरवरी 2008 के जो अभी जो हुए थे 24 के, मैंने टीवी पे आके कई दफा कहा था, मैंने कहा आप 10 इलेक्शन करा ले, इट इज रिसाइकलिंग ऑफ पॉलिटिकल वेस्ट, आपको लीडरशिप नहीं आएगी। मैंने तलत हुसैन के प्रोग्राम में बैठ के कहा था, मैंने कहा कि आप आज मुझे कहेंगे जी अगर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है मैं उनकी 80% काबीना आपको बना के दे दूंगा, मैं आपको नून लीग की काबीना बना के दे दूंगा। और बताएं, मैं आज भी यही कहता हूं। वो इसलिए कि इलेक्शन इज अ होपलेस एक्सरसाइज इन पाकिस्तान। क्योंकि ये अपनी जमात, ये मुझे बताइए कि ये कैसे जमहूरियत के अलमबरदार हैं जो अपनी जमात में जमहूरियत बर्दाश्त नहीं करते हैं और पाकिस्तान में जमहूरियत के अलमबरदार बनते हैं और फिर डिलीवर भी नहीं करते। या तो डिलीवर करते ना। हर जगह आजाद कश्मीर में इस वक्त मसला मसाइल है, किसकी हुकूमत है? क्या वो पॉलिटिकल लीडरशिप गई है अपने अपनी हुकूमत से पूछने की जी आपने गवर्नेंस में क्या कमी रह गई जो ये इशूज उठ रहे हैं, आपने क्या क्या इकदाम लिए? बलूचिस्तान में इशू है, माना कि बाहर एक्सटर्नल प्रॉक्सीज वगैरह वो एक्टिव है, लेकिन गवर्नेंस का भी तो इशू है। कोई सियासी क्यादत गई है उधर जाके बैठी है अपनी अपनी पार्टी की क्यादत के ऊपर कि जी आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए कि आपने बलूचिस्तान में क्या किया? 18वीं तरमीम के बाद अरबों रुपए आपके पास है, कहाँ खर्च हुए? मुझे लेके जाए, मुझे दिखाएं। ये होती है पॉलिटिकल लीडरशिप का काम। यहाँ तो बस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी सबसे बातचीत कर ले। भाई जो आपके आइन को नहीं मानते, जो मुल्क के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जो भारत की ईमा पे उनके रिसोर्सेज पे आग लगाई हुई है मुल्क में, आप उनसे क्या बातचीत करेंगे? तो बातचीत कर सकता है? इनके लिए बस ये आसान है, बातचीत करनी चाहिए। आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं। कराची दुनिया का बदतरीन शहर क्यों है, इसका जवाब दें। HIV एड्स की इतनी आउटब्रेक्स क्यों हो रही हैं, इसका जवाब दें। हेपेटाइटिस C जो है वो फैल रहा है ज्यादा, इतनी तेजी से अस्पतालों में। ये कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, इसमें जो रीयूजेबल इंजेक्शन है उसको उसका जो इस्तेमाल हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसका जवाब दें। तालीम में हम इतने पीछे क्यों रह गए, गुर्बत क्यों इतनी बढ़ गई है? पाकिस्तान को क्या सारी पूरे पाकिस्तान को इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे डालना है? कौन है जिम्मेदार इसका? कौन, मुझे ये बताइए ना कि पिछले 25 सालों में इनमें से कौन सी जमात थी जो इक़्तिदार में नहीं थी? तो ये जवाबदेह क्यों नहीं होते? ये फिर शिकायतें लेके क्यों सामने बाहर फिर रहे होते हैं? ये सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो अपने खानदान की सुप्रीमेसी क्यों लोगों पे राइज की हुई है? ये है वो मकासद जिनके लिए हम PTI हमने बनाई थी। PTI की जरूरत ही नहीं थी अगर उसने ये रिवायती सियासत करनी थी। हम उन मकासद पे दोबारा इसको लाना चाहते हैं। अच्छा, आखिर में सर ये सिर्फ बताइए कि आपके ख्याल में इमरान खान अभी भी कैद में हैं और
पीटीआई ने उनकी रिहाई के लिए सब कुछ किया है, धरने भी दिए हैं, मुज़ाकरात भी किए हैं और वॉकआउट भी किए हैं, सब कुछ कर चुकी है पीटीआई, लेकिन इमरान खान की रिहाई नहीं हो सक रही। आपके ख्याल में सर क्या फॉर्मूला है इमरान खान की रिहाई का? देखिए, मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने जो काम करने थे ना, वो नहीं किए। दो काम आपने करने हैं, और दोनों बड़े संजीदा काम है। एक, आपने बड़ी संजीदा सोबर सियासत करनी है। आपने, अगर आपके पास खैबर पख्तूनख्वा इक़्तिदार में है, तो आपने लोगों के मसाइल हल करने हैं, आपने लोगों के लिए जॉब्स क्रिएशन करनी है, आपने हेल्थ सेक्टर में इंप्रूव करना है, आपने एजुकेशन में इंप्रूव करना है, आपने लॉ एंड ऑर्डर में, आपने अपनी पुलिस को रिफॉर्म करना है, आपने पुलिस को प्रॉपरली आर्म करना है जो वहां पे दहशतगर्दी का यलगार है। क्या पुलिस के एहलकार अभी रिसेंटली जो वीडियोस चली है उसमें शिकायत नहीं कर रहे थे कि जी हमें असला दें, हमें ट्रेनिंग दें, हमने तो आपके लिए फलानी फलानी जगह पर जाके ये काम भी किया है, सियासी काम की वो निशानदेही कर रहे थे। तो आपका ये संजीदा सियासत कि आपने परफॉर्म करना है, डिलीवर करना है, और आईन और कानून के दायरे में रह के ये सुबह शाम धरने और ये जो लॉन्ग मार्चेस और तोड़ फोड़ और सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, ठीक है, जो जिनकी आप बात करें, सब कुछ कर लिया, काश ये सब कुछ ना करते, संजीदा सियासत करते। और दूसरी है वकालत, कि क्या हमने जो फॉरेन फंडिंग किया, मेरा एक ही वकील था 8-9 साल, इन्होंने 9 वकील चेंज किए, मेरा एक ही ऑडिटर था, हमने मेहनत की, बारीकी में के देखा, कानून और कायदे इसी मुल्क के इन्हीं इदारों के, और सारा निजाम मेरे खिलाफ था। तो संजीदा वकालत और संजीदा सियासत, इन दोनों को आपने साथ ले लेके चलना है। और ये आखिर में मैं आपको बताऊं कि पीटीआई की जो कैफियत है वो इस तरह है कि जिस तरह आप एक ऊन का ऊन का एक धागा जो होता है ना, आप लेके उसको गिठ लगाना शुरू करते हैं तो वो एक बॉल बन जाता है। अब अगर आपने गिठें खोलनी है ना, आप सारी गिठें एक दफा में नहीं खोल सकते। आप पहली गिट खोलेंगे, मुश्किल से खोलेंगे, जब आप वो पहली गिट खोल चुकेंगे तो दूसरी गिट खुद ब खुद थोड़ी ढीली हो जाएगी, आप दूसरी खोलेंगे, तीसरी और आसान हो जाएगी। पीटीआई के आगे जाने का यही रास्ता है। वरना पीटीआई अगर जिस तौर तरीके पे चल रही है, मुझे खतरा है कि पीटीआई पे पाबंदी लग सकती है आने वाले अगले इलेक्शन से पहले, क्योंकि ये इस्लाह के रास्ते पे नहीं चल रहे। इनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग साबित हो चुकी है, इनकी इलीगल फंडिंग साबित हो चुकी है, फाइनेंशियल करप्शन साबित हो चुकी है। अगर उन मामलात को आगे मंतकी अंजाम तक ले जाया जाए तो पीटीआई पे पाबंदी भी लग सकती है। पर इन लोगों को कोई परवाह नहीं है, फिर ये हमदर्दी लेने के लिए रोएंगे कि जी हमारा ज्यादती हो रही है, इस्तेसाल हो रहा है। तो पूछेंगे तुमने स्टे ऑर्डर क्यों लिया हुआ है, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं होने देते? चाहे ये इलेक्शन कमीशन अगर फारग भी करता है तो एक जेन्युइन इंट्रा पार्टी मैंने लिख के इलेक्शन कमीशन में इनको ऑफर की हुई है कि आपके वकील हमारे वकील, हम बैठ के तय करते हैं कि जी ये तरीकेकार होगा, ये मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होगा, ये मेंबरशिप ड्राइव के तरीके होंगे, तमाम चीजें तय करके हम इकट्ठा बैठ के एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराते हैं। क्यों नहीं उस पर जवाब देते, क्यों नहीं उस रास्ते पे चलना चाहते? क्योंकि ये सियासत पे इन्होंने मुफ्त की एक पार्टी मिल गई है और अपनी सियासत चमका रहे हैं। तो जो आपने सवाल किया, जिस रास्ते पे पार्टी चली है, काश ना चलती तो ये नौबत ना आती। अब हमने इसकी मुकम्मल इस्लाह करनी है, मुकम्मल काबा किबला बदलना है। तब मुझे पूरा यकीन है कि रास्ते भी खुलेंगे, दुश्वारियां भी कम होंगी और मुश्किलात में भी कमी आएगी। बहुत शुक्रिया सर वी न्यूज़ को टाइम देने के लिए। थैंक यू।